हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना। और जो हमारी आज की पाठ्य योजना होगी वो क्लास 12th यहाँ पे है। क्लास 11th के लिए भी ये पाठ्य योजना बना सकते हैं। क्लास 11th यानी कि कक्षा 11 कक्षा 12 के लिए ये पाठ्य योजना आप बना के अच्छे से पढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो देखिएगा, डिटेल में देखिएगा ध्यान से। यहाँ मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे पाठ्य योजना बनाना सिखा रहा हूँ। तो अगर वीडियो से अगर आप लोगों को लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यहाँ लिखा गया है दैनिक पाठ्य योजना 35 यानी कि 35वीं पाठ्य योजना। लेकिन आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे साइंस का अगर आप लोगों को देखना है तो कम से कम 60 से 70 लेसन प्लान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके आपको अपने विषय के अनुसार प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा यहाँ पे 12वीं है, उसके साथ साथ आप 11वीं के लिए भी आप अगर यहाँ पे पढ़ाना चाहें तो आप पढ़ा सकते हैं इस पाठ्य योजना को। विषय रसायन विज्ञान का है। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में अपनी कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश लिखना होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जिस भी पीरियड में जाएंगे उसका नंबरिंग करना होता है। समय अवधि 30 मिनट का है। आपके क्लास वाले, आपके कॉलेज वाले जितना भी समय देंगे आपको क्लास करने का, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, उसको उतना आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आज का प्रकरण है फास्फोरस के अपरूप। फास्फोरस के अपरूप, ठीक है। यहाँ पे अपरूप लिखा गया, इसको सुधार लीजिएगा, अपरूप होता है, ठीक है, अपरूप। अब यहाँ पे देखिए पहली हेडिंग आती है शिक्षण प्राप्य उद्देश्य, और दूसरी तरफ आपको कॉलम बनाना होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण प्राप्य उद्देश्य को ही विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। दोनों चीज़ का मतलब सेम होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कम से कम आपको मिनिमम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। इसका मतलब होता है जो आपका विषय होता है, जो आपका टॉपिक होता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, फास्फोरस के अपरूप। तो हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या क्या सिखाना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम यहाँ पे 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में फर्स्ट पॉइंट लिखा गया छात्र फास्फोरस के अपरूपों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र फास्फोरस के अपरूपों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे देखिए अवबोध। अवबोध में देखिए लिखा गया पहला पॉइंट छात्र फास्फोरस के अपरूपों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र फास्फोरस के अपरूपों का वर्गीकरण कर सकेंगे। थर्ड हेडिंग है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको देखने में आसानी होगी। थर्ड हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र फास्फोरस के अपरूपों के से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में ग्रहण कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट छात्र फास्फोरस के अपरूपों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग के बाद चौथा हेडिंग है कौशल। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट छात्र फास्फोरस के अपरूपों की जानकारी प्राप्त करने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र फास्फोरस के अपरूपों का चित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है यहाँ पे अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र फास्फोरस के अपरूपों का अध्ययन करने में के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र फास्फोरस के अपरूपों से संबंधित तथ्यों के प्रति आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। छठवां पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र फास्फोरस के अपरूपों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की जांच कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र फास्फोरस के अपरूपों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र फास्फोरस के अपरूपों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं छात्र फास्फोरस के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न इस तरीके से लिखिए, इसको बीचों बीच भी लिख सकते हैं। 2 कॉलम में आपके कॉलेज वाले कहीं लिखने के लिए छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया लिख सकते हैं। 3 कॉलम का है तो यहाँ पे कॉलम और बना लीजिएगा, क्रम संख्या कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से 2 प्रकार के अपरूप कौन कौन से हैं, बच्चे बोलेंगे क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। तीसरा प्रश्न है क्रिस्टलीय अपरूप के नाम बताइए, बच्चे बोलेंगे फास्फोरस, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। चौथा प्रश्न है फास्फोरस अपरूप के बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं बता पाएंगे बच्चे, डिटेल में संभावित उत्तर हो जाएगा। संभावित उत्तर जैसे होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे आप। बच्चों, आज हम फास्फोरस के अपरूपों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आप बच्चों को पता चल गया कि वो उनको आप फास्फोरस के अपरूपों के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो इसको पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया पहला, यहाँ पे 4 कॉलम 5 कॉलम बनाया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, प्रविधि या फिर विधि और श्यामपट्ट सार। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लिखा गया श्वेत फास्फोरस। विकासात्मक प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, बच्चे बोलेंगे वायु में या फिर आकाश में। दूसरा प्रश्न है वायु में स्वतः ही कौन सा फास्फोरस आग पकड़ लेता है, बच्चे बोलेंगे श्वेत फास्फोरस। तीसरा प्रश्न है श्वेत फास्फोरस का
क्या आशय है बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभवत उत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। आप देखिए छात्राध्यापक कथन में इसके बारे में बताया जाएगा। श्वेत फास्फोरस को फास्फोराइड चट्टान को कोक एवं रेत के साथ वैद्युत भट्टी में 1775 केल्विन तक गर्म कर प्राप्त किया जा सकता है, पर P4 द्वारा प्रदर्शित P4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब चिन्ह होता है P4। वायु में यह स्वतः ही आग पकड़ लेता है और P4H10 के रूप में सघन यहाँ पे धूम्र देता है। P4 का ऑक्सीजन से यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है स्वतः यहाँ पे खुली वायु में 5O2, तो ये बन रहा है P4H10। अब यहाँ पे इसके आगे देखिए, यह बहुत मुलायम प्रकृति का होता है, इसे चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। इसका गलनांक 317 केल्विन एवं क्वथनांक 553 केल्विन होता है। अब यहाँ पे इसके बारे में देखिए, छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए कॉलम, व्याख्यान वाले कॉलम में, छात्र वाले कॉलम में। अब यहाँ पे प्रविधि वाले कॉलम में, अब यहाँ पे देखिए P बॉन्ड दिखाया गया इसका, ठीक है, और सभी के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। श्वेत फास्फोरस चतुष्फल की संरचना इसकी होती है। सैंपल पे देखिए लिखा गया, श्वेत फास्फोरस वायु में स्वतः ही आग पकड़ लेता है और P4H10 के रूप में सघन धूम्र देता है। अब बोधात्मक प्रश्न आता है, श्वेत फास्फोरस का गलनांक कितना होता है? बच्चे बोलेंगे 317 केल्विन। दूसरा प्रश्न, श्वेत फास्फोरस का क्वथनांक कितना केल्विन होता है? बच्चे बोलेंगे 553 केल्विन। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु आता है, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस के बारे में यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न देखिए पूछा गया, P4 द्वारा किस फास्फोरस को प्रदर्शित किया जाता है? बच्चे बोलेंगे श्वेत फास्फोरस को। दूसरा प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस से कौन सा फास्फोरस प्राप्त किया जाता है? बच्चे बोलेंगे लाल फास्फोरस। तीसरा प्रश्न है, लाल फास्फोरस के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। संभावित उत्तर होगा तो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब लाल फास्फोरस के बारे में यहाँ पे व्याख्या कीजिए छात्राध्यापक कथन में। लाल फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस से प्राप्त किया जाता है। जब श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। यह लोहे जैसी दूसरा चमक युक्त गंधहीन तथा जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड में अविलेय पदार्थ है। लाल फास्फोरस विषैली प्रकृति का नहीं होता है। इसका घनत्व श्वेत फास्फोरस की यहाँ पे तुलना में अधिक होता है। यह अंधेरे में चमक उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात श्वेत फास्फोरस की तरह इसमें रासायनिक प्रदीप्ति नहीं होती है। लाल फास्फोरस एक स्थायी अपरूप है जो 543 केल्विन पर प्रज्वलित नहीं होता है। यह भी श्वेत फास्फोरस की तरह ही सम चतुष्फलकी संरचना युक्त होता है, परंतु इसमें P4 इकाइयाँ परस्पर निम्न प्रकार से जुड़ी होती हैं। लाल फास्फोरस के यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, यहाँ पे चतुष्फलकी है लेकिन एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से, देख रहे हैं। सैंपल वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, जब श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म किया जाता है तो लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। लाल फास्फोरस कास्टिक सोडा से क्रिया नहीं करता है और इस आधार पर इसे श्वेत फास्फोरस से विलग कर लिया जाता है। लाल फास्फोरस को यदि अक्रिय वातावरण में उबालते हैं और उसकी भाप को पानी में ठंडा किया जाता है तो पुनः श्वेत फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। बहुत प्रश्न है, लाल फास्फोरस किसे क्रिया नहीं करता? बच्चे बोलेंगे कास्टिक सोडा से। दूसरा प्रश्न है, विषैली प्रकृति का कौन सा फास्फोरस नहीं होता? बच्चे बोलेंगे लाल फास्फोरस। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब तीसरा शिक्षण बिंदु आता है, काला फास्फोरस। विकासात्मक प्रश्न है, कौन सा फास्फोरस 543 केल्विन पर प्रज्वलित नहीं होता है? बच्चे बोलेंगे लाल फास्फोरस। दूसरा प्रश्न है, लाल फास्फोरस को नलिका में 803 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो कौन सा फास्फोरस प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे काला फास्फोरस। तीसरा प्रश्न है, काले फास्फोरस के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं बता पाएंगे बच्चे, संभावित उत्तर होगा। प्रविधि में लिखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर से छात्राध्यापक कथन में अपने इसके बारे में बताएं, काले फास्फोरस के बारे में। यह भी पुनः काला अल्फा काला फास्फोरस एवं बीटा काला फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। लाल फास्फोरस को बंद नलिका में 803 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। इसका वायु में ऊर्ध्वपतन किया जा सकता है। इसके क्रिस्टल अपारदर्शी एकनताज या त्रिसमनताज होते हैं। यह भी वायु में यहाँ पे ऑक्सीकृत नहीं होता है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। यहाँ पे इनका फिगर देखिए बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लाल फास्फोरस को 803 केल्विन बंद नलिका में गर्म किया गया तो अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त हुआ है। यदि श्वेत फास्फोरस को अत्यंत उच्च दाब 4000 से 12000 वायुमंडलीय एवं 473 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो बीटा फास्फोरस काला फास्फोरस प्राप्त होता है। श्वेत फास्फोरस 473 केल्विन और यहाँ पे दाब है 4000 से 12000 तो बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। यह
द्विपरत क्रिस्टल जालक के रूप में होता है। यहाँ पीपीपी कोण 99 डिग्री का होता है। इसमें काली यहाँ पे धात्विक चमक होती है तथा इसका गलनांक 860 केल्विन होता है। छात्रों वाले सैंपल वाले कॉलम में देखिए, यहाँ लिखा गया लाल फास्फोरस को बंद नलिका में 803 केल्विन ताप पर गर्म कर किया जाता है तो अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न है पहला, कौन सा फास्फोरस वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता? बच्चे बोलेंगे काला फास्फोरस। दूसरा प्रश्न है, काला फास्फोरस किस क्रिस्टल फलक के रूप में पाया जाता है? बच्चे बोलेंगे द्विपरत क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब यहाँ पे आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया, श्वेत फास्फोरस को अत्यंत उच्च दाब 4000 से 12000 वायुमंडलीय पर गर्म किया जाता है तो कौन सा फास्फोरस प्राप्त होता है? अभी आपको बताया काला फास्फोरस। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, काला फास्फोरस में डैश डैश काली डैश 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 चमक होती है, काली धात्विक चमक होती है। तीसरा प्रश्न है, काला फास्फोरस का गलनांक 860 केल्विन होता है तो यह सत्य है असत्य आपको बताना, अभी पढ़ा है आपको। चौथा प्रश्न है, लाल फास्फोरस की संरचना कैसी होती है? और पांचवा प्रश्न है, किस फास्फोरस को चाकू से काटा जा सकता है? लास्ट हेडिंग है यहाँ पे लेसन प्लान की गृह कार्य में देखिए बच्चों को एक प्रश्न दिया गया घर से करके लाने के लिए, फास्फोरस के अपरूपों का वर्णन कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए डेली बेसिस से रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।